सुप्रभात साथियों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्लस बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये टॉपिक आता है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वह है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। किसकी उत्पत्ति के सिद्धांत? राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, इनकी हम आज बात करेंगे। हालांकि इसके लिए आज की क्लास में अपने पूर्ण नहीं हो पाएगा, परंतु हम स्टार्ट करते हैं आज ये टॉपिक, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। साथियों, अपने को ये ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, वो होती है 647 ईस्वी में। 647 ईस्वी में उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध शासक था हर्षवर्धन। इस हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, यानी लगभग जो उत्तर भारत है वो इस हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश का था, वर्धन वंश अथवा पुष्यभूति वंश का था, और इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु से उत्तर भारत में कोई एक क्षेत्र राज्य नहीं रहता, और उत्तर भारत में जो राज्य है वो खंडित हो जाता है। यानी ये जो उत्तर भारत के राज्य हैं ये छोटे छोटे राज्यों में बन जाता है, और ये जो छोटे छोटे राज्य हैं इन्हीं राज्यों के फलस्वरूप किन की उत्पत्ति होती है? राजपूतों की उत्पत्ति होती है। राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, यानी हर्षवर्धन के बाद में जो खालिस्तान आया, रिक्त स्थान आया उत्तर भारतीय क्षेत्र में, उसकी भरपाई छोटे छोटे राज्यों के रूप में किसने की है? राजपूतों ने की है। इसलिए 7वीं सदी से लेकर भारत में मुस्लिम राज्य सल्तनत वाला जो राज्य है, मुस्लिम राज्य स्थापित होने तक का काल राजपूत काल कहलाता है। 7वीं सदी से 12वीं सदी का जो काल है, इस पूरे काल को राजपूत काल कहते हैं। साथियों, इसको राजपूत काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें राजपूत रियासतें पूरी तरह से पनपी, उनका पूरी तरह से दबदबा रहा। हालांकि हम ये कहेंगे कि एक छत्र राज्य नहीं रहा है, केवल ये क्या है कि छोटी छोटी राज्य इनके अलग अलग स्थापित हुए हैं। तो हर्षवर्धन की मृत्यु से पूर्व भारत में प्राचीन भारत के राजवंश थे। पहले मौर्य वंश था, फिर गुप्त था, और फिर ये हर्षवर्धन आगे उत्तर भारत में पूरे राज्य साम्राज्य स्थापित किए। उसके बाद में जब टुकड़ों में बढ़ता है तब राजपूतों की उत्पत्ति होती है। और इस काल को 7वीं से 12वीं शताब्दी यानी दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होती है, तब तक का काल क्या कहलाता है? लगभग 500 वर्षों का काल है। वो काल क्या कहलाता है? राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। अपने को क्या है कि इस सिलेबस में ये पढ़ना है, इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब राजपूतों की उत्पत्ति की जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हर जगह प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है। जहां राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें 100% आएगा। तो अपने को अच्छे से इनको क्लियर करना है समझते हुए, और जब हम समझते हुए क्लियर कर लेंगे तो हमें अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में। पहला सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत आए विभिन्न, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं अग्नि से उत्पत्ति का सिद्धांत। ये पहला अग्नि से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब देखिए, ये सिद्धांत है, ये राजपूतों की उत्पत्ति का
सबसे पहला सिद्धांत है, अग्नि से उत्पत्ति का सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या है? सबसे पहला सिद्धांत है जो दिया गया राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित पहला सिद्धांत कौन सा है? अग्नि का सिद्धांत है। और ये किसने दिया? इसके प्रवर्तक कौन थे? और तो इसके प्रवर्तक थे, वो थे चंद बरदाई। चंद बरदाई, जैसा हम सभी को पता रहता है कि चंद बरदाई हैं, ये अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के मित्र व दरबारी कवि थे। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, कौन सी? इनकी प्रसिद्ध रचना थी पृथ्वीराज रासो। अब देखिए, हम जब साहित्य की बात करते हैं तो इस पृथ्वीराज रासो की भी बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो है, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और जब भी हम साहित्य की बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में जो साहित्यिक रचनाएं हुई है वो मुख्य तौर पर दो भाषा में, ये डिंगल और पिंगल। तो ये पिंगल भाषा का ग्रंथ है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, और पिंगल भाषा का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो का, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद बरदाई बताते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया है? इसमें इन्होंने अग्नि से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया है। ये कहते हैं कि आबू पर्वत पर, कहां पर? आबू जो पर्वत है, इस आबू पर्वत पर विश्वामित्र गौतम अगस्त्य व अन्य ऋषि यज्ञ कर रहे थे। आबू पर्वत पर कौन यज्ञ कर रहे थे? विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य ये प्रमुख ऋषि थे। इनके अलावा इनके साथ बहुत से ऋषि और थे, और ये यहां पर क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। अब क्या होता है कि यहां जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में यहां राक्षस, अथवा इनको क्या कह देते हैं? दैत्य, असुर, यानी राक्षस लोग हैं, वो क्या करते हैं? या राक्षस है, ये यज्ञ जो कुंड है, यज्ञ वेदियां हैं जहां अग्नि जलाई जा रही है, वहां पर मांस, मूत्र और मदिरा ऐसी चीजें डालकर क्या किया जाता है? मांस, मूत्र, मदिरा डालकर, और इसको अपवित्र कर रहे थे। और इससे ऋषि क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। अब ऋषि परेशान हो गए तो इसी समय एक ऋषि हैं, और उन ऋषि का नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि हैं। ये वशिष्ठ ऋषि क्या करते हैं? ये वशिष्ठ ऋषि इसी जो यज्ञ है, इसकी अग्नि से 3 योद्धाओं की उत्पत्ति करते हैं, यानी 3 योद्धाओं को उत्पन्न करते हैं। और ये वशिष्ठ ऋषि हैं, ये जो 3 योद्धा उत्पन्न करते हैं, ये 3 योद्धा कौन हैं? ये योद्धा हैं प्रतिहार, परमार व चालुक्य। प्रतिहार, परमार व चालुक्य। चालुक्य बाद में ये गुजरात पर शासन करते हैं और सोलंकी भी कहे जाते हैं। तो 3 योद्धा वशिष्ठ ने इन राक्षसों का अंत करने के लिए पैदा किए हैं। किसको किया है? प्रतिहार, परमार और चालुक्य है। परंतु ये तीनों के तीनों योद्धा हैं, ये राक्षसों पर नियंत्रण नहीं कर पाते। राक्षस जो अपनी ये कुकर्त्य हैं, इनसे बाज नहीं आते, और कुकर्त्यों से बाज नहीं आते, तो इन ऋषि वशिष्ठ को चौथा योद्धा उत्पन्न करना पड़ता है। और ये चौथा योद्धा कौन उत्पन्न होता है? कौन ऋषि के द्वारा? तो चौहान उत्पन्न किया जाता है। और ये चौथा चौहान जो है,
ये आशापुरा माता को अपनी देवी मानते हुए, आशापुरा माता को क्या मानते हुए, अपनी देवी मानते हुए, और इन राक्षसों का अंत कर देता है। और राक्षसों का अंत कर दिया तो यहां क्या है कि जो ऋषि मुनि है वो आराम से यज्ञ कर पाए, और इस तरह से ये जो गुरु वशिष्ठ है या वशिष्ठ ऋषि हैं, ये कुल चार, कितने चार राजपूतों को उत्पन्न करते हैं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चूंकि चंद्रबरदाई चौहानों के दरबार में रहते थे, इसलिए ये पूरी कहानी इस तरह से उन्होंने लिखी है कि पहले 3 किए गए हैं, जब तीनों के तीनों राक्षसों का वध नहीं कर पाए, तब चौथे का उत्पन्न किया गया और उसने राक्षसों का वध कर दिया है। ये अग्नि से उत्पत्ति का सिद्धांत है। अब देखिए, अग्नि की उत्पत्ति से सिद्धांत से और क्वेश्चन क्या आते हैं वो आपने डिस्कस करते हैं। पहले आप अच्छे से देखिए, अच्छे से याद करें इस चीज को कि अग्नि से उत्पत्ति का सिद्धांत राजपूतों को के उत्पत्ति के सिद्धांत में दिया गया सब पहला सिद्धांत है। पहला होता है वो सबसे प्राचीन भी होता है, तो इसको कहते हैं दिया गया पहला सिद्धांत अथवा सबसे प्राचीन सिद्धांत है। जो सबसे प्राचीन है तो ये कब दिया गया है, ये 12वीं शताब्दी में दिया गया है। 12वीं सबसे प्राचीन है और ये 12वीं सदी में दिया गया। कब दिया गया, 12वीं सदी में दिया गया है। इसके प्रवर्तक चंद्रबरदाई है, जो हमें पता है कि अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि और मित्र थे। इन्होंने जो अपना ये सिद्धांत दिया, ये अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में दिया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है और ये पिंगल भाषा में रचित है, पहला महाकाव्य माना जाता है और ये पिंगल भाषा में क्या है, रचित है। और इसमें क्या उल्लेख किया गया है पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो में ये उल्लेख किया गया है कि आबू पर्वत पर विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य व अन्य ऋषि क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और इस यज्ञ में मदिरा, मूत्र और मांस मिलाकर राक्षस है वो अपवित्र कर रहे थे और बार बार अपवित्र कर रहे थे। तो इनसे परेशान होकर वशिष्ठ ऋषि ने इसी अग्निकुंड से 3 योद्धाओं को उत्पन्न किया, प्रतिहार, परमार और चालुक्य। जब ये तीनों योद्धा भी राक्षसों का अंत नहीं कर पाए तो इन्होंने चौथा चौहान योद्धा उत्पन्न किया, और ये चौहान जो आशापुरा माता को अपनी देवी मानकर और इन राक्षसों का अंत कर देता है। इस प्रकार अग्निकुंड से वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर 4 राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति की। ये अग्नि से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत है। अब हम आगे देखते हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इस के अन्य प्रमाण कहां मिलते हैं। एक तो अभिलेख मिलता है इससे संबंधित, अग्नि से उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित, और दूसरा क्या मिलता है अपने को, इसके समर्थक मिलते हैं और इसके आलोचक मिलते हैं। उन सभी की बात करते हैं। अग्नि से उत्पत्ति पूरा तो इसका ही है कि अग्नि से राजपूतों की उत्पत्ति, हम सभी को पता है कि हम ये टॉपिक कर रहे हैं। तो इसका जो हमें अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, यानी इसका किस अभिलेख में उल्लेख है अग्नि से उत्पत्ति के सिद्धांत का, ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो इसका अभिलेखीय प्रमाण हमें मिलता है सीसाना अभिलेख। और ये सीसाना जो अभिलेख है ये कहां पर है, ये अजमेर में है। तो सीसाना अभिलेख में जो अजमेर में स्थित है, इसमें राजपूतों की अग्नि से उत्पत्ति का सिद्धांत अथवा चंद्रबरदाई के बताए गए सिद्धांत का उल्लेख है। तो ये अभिलेखीय प्रमाण है, कहीं भी अभिलेख कब पूछा जाए तो इसे हम ध्यान रखेंगे साथियों अच्छे से। इसके अलावा इसके समर्थक कौन थे, अग्नि से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है। तो इनके प्रमुख समर्थकों में एक तो है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण है। इनके बारे में हम सभी जानते हैं कि बूंदी के ये प्रसिद्ध कवि रहे हैं। 1857 की क्रांति के बारे में लिखा है, क्रांतिकारी कवि रहे हैं और बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये हम आगे देखेंगे।
पर मैंने मौखिक तौर पर आपको बता दिया है। इनकी प्रसिद्ध रचना है वंश भास्कर, और इस वंश भास्कर में इन्होंने क्या किया है, अग्नि से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है कि हाँ, ये जो चंद बरदाई ने बताया है, इसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, जो 4 राजपूत जाति हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है, ये समर्थन करते हैं। दूसरे समर्थक कौन है, दूसरे समर्थक है मोहनत नैन्सी। अब मोहनत नैन्सी है, इनके बारे में मौखिक ही बता देता हूं मैं, बाकी साहित्यिक रचनाएं जब देखेंगे तब हम बात करेंगे। ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि और मित्र थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं नैन्सी रिख्यात और मारवाड़ परगना विगत है, और बाद में कालांतर में जसवंत सिंह, जो महाराजा जसवंत सिंह है जोधपुर, उनके साथ इनकी अनबन हो जाती है, और अनबन होने के बाद इन्हें जेल में डाल जाता है, जहां ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है नैन्सी रिख्यात, इस नैन्सी रिख्यात में, ये नैन्सी रिख्यात है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है, और राजस्थान के इतिहास लेखन में एक मील का पत्थर इसको माना जाता है। और इस नैन्सी ख्यात में मोहम्मद नैन्सी क्या करते हैं कि चंद बरदाई की अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ था। इसके बाद में और हम बात करें तो इसके बाद में 2 विदेशी नाम आती हैं, एक तो कर्नल जेम्स टोड और दूसरे हैं विलियम क्रुक। देखिए, विलियम कर्नल जेम्स टोड का जैसे हमें पता है कि कर्नल जेम्स टोड के बारे में विस्तार से हमने राजस्थान का नामकरण देखा है, वहां इनके बारे में विस्तार से मैंने पूरे विस्तार से बताया है। इनको राजस्थान इतिहास लेखन का पिता कहते हैं। इनके एनाल्स एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान जो पुस्तक है, उसमें पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए, और विलियम क्रुक उस पुस्तक के क्या है, संपादक है। परंतु यहां अपनी उत्पत्ति के सिद्धांत देख रहे हैं, तो उत्पत्ति के सिद्धांत में हमें ध्यान रखना है साथियों कि उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए हैं, इन उत्पत्ति के सिद्धांतों में कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक है, ये दोनों समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? चंद बरदाई का, कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से सिद्धांत अग्निकुंड से हुई है। यहां आपने ये ध्यान रखेंगे कि ये दोनों जो विदेशी इतिहासकार हैं, ये नहीं कहते पूरी तरह से, इनका कहने का तरीका अलग है, वो पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में एक आएगा विदेशी जातियों से उत्पत्ति, और विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति जो मानते हैं, उनमें कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक दोनों ही मानते हैं। यानी इनका जो सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, वो है विदेशी जातियों से राजपूत उत्पन्न हुए थे, ये कहते हैं। किस किस से हुए थे वो अपने आगे देखेंगे, इसी में उत्पत्ति के सिद्धांत में आएगा कि कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक दोनों इस चीज को मानते हैं। परंतु साथ ही वो कहते हैं कि जब विदेशी जातियां भारत में आकर राज करने लग गई थी, और राज करने के बाद में यहां बस गई थी, तो यहां की सांस्कृतिक परंपराएं को अपना लिया था, तब क्या हुआ होगा कि ये हुआ होगा कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि ने अग्नि से इन सभी को पवित्र किया होगा, अग्नि यज्ञ से। तो ये जो विदेशी जातियां हैं, ये राजपूत जातियों में परिवर्तित होगी, किसे? पवित्र होकर। विदेशी जातियों को पवित्र करके अग्नि यज्ञ से और राजपूत बनाया गया होगा, ये कहते हैं। ये ऐसे नहीं कहते कि कुंड से उत्पन्न किया था, ये कहते हैं कि जो विदेशी आए थे उनको पवित्र करके राजपूत बना दिया गुरु वशिष्ठ ने। इस तरह से ये इनका समर्थन करते हैं। इनको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि इनका समर्थन किस प्रकार का है। इन्होंने तो समर्थन क्या है कि वेजिटेज किया है चंद बरदाई का, और इन्होंने समर्थन इस तरह से किया है, तो ये ध्यान रखेंगे अपने। तो ये हमारे समर्थक। इसके बाद में इसके आलोचक या इसके विरोधी हम देखते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम विरोधियों की ओर बढ़ते हैं। अग्नि से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रमुख विरोधी कौन थे? अब प्रमुख विरोधी कौन है?
प्रमुख विरोधियों में विरोधी कह दें या कह दें आलोचक, इस सिद्धांत के प्रमुख विरोधी अथवा जो आलोचक हैं वो कौन से हैं? तो इसके आलोचक है सबसे पहले गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये क्या करते हैं? ये अग्नि पुराण के आधार पर, किसके आधार पर? अग्नि पुराण के आधार पर क्या है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि से मानने को तैयार नहीं होते। यानी आधार किसको बनाते हैं? अग्नि पुराण को। ध्यान रखेंगे साथियों कि अग्नि पुराण है, इसमें यह कहा गया है कि राजपूत है वो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी है। अपने आगे सिद्धांत देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, उनमें एक सिद्धांत यह भी रहेगा कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के रूप में हुई है, यह कहा गया है। उसमें अग्नि पुराण में भी यह कहा गया है। तो अग्नि पुराण को आधार मानकर उन्होंने कहा है कि अग्नि पुराण में अग्नि से संबंधित सारी चीजों का उल्लेख है, परंतु इसका उल्लेख नहीं है और उसमें राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया गया है, इसलिए ये अग्नि से उत्पन्न नहीं हो सकते। ये इसका विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। सेकंड है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, इनकी पुस्तक है राजस्थान थ्रू एजेज। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, इनकी पुस्तक कौन सी है? राजस्थान थ्रू एजेज। और ये राजस्थान थ्रू एजेज इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि राजपूतों की अग्नि से उत्पन्न होने की अफवाह, राजपूतों के अग्नि से उत्पन्न होने की अफवाह केवल राजपूत चारण और भाटों के द्वारा फैलाई गई है, इसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है। यानी ये इसका विरोध करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसके बाद में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, ये गोपीनाथ शर्मा है, इनकी पुस्तक है, वो पुस्तक है राजपूताने का प्राचीन इतिहास। राजपूताने का प्राचीन इतिहास। और राजपूताने के प्राचीन इतिहास में ये जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, एक डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि अग्नि से उत्पत्ति के राजपूतों के जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत केवल और केवल चंद बरदाई की कोरी कल्पना है। क्या है? कि राजपूतों की अग्नि से उत्पत्ति के सिद्धांत केवल और केवल चंद बरदाई की कोरी कल्पना है, ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। तो इसके जो प्रमुख विरोधी रहते हैं, ये तीन रहते हैं मुख्यतः, अग्नि से उत्पत्ति के सिद्धांत। और ध्यान रखेंगे कि आज की स्थिति हम देखें तो इस सिद्धांत को नहीं माना जाता, क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टि से कहीं भी उपयुक्त नहीं रहता, कहीं भी सत्य सिद्ध नहीं होता, कहीं भी इसकी प्रमाणिकता नहीं लगती, इसलिए ये सर्वाधिक अमान्य सिद्धांत है। अगर हमसे पूछा जाए कि राजपूतों की उत्पत्ति का कोई एक सिद्धांत, तो एक सिद्धांत कोई भी नहीं है, बहुत से सिद्धांत है, लास्ट में निष्कर्ष पे पहुंचेंगे अपने। पर अपने से ये पूछा जाए कि सर्वाधिक अमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो अग्नि से उत्पत्ति का सिद्धांत है। ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही कोरी कल्पना की गई है, ऐसा संभव नहीं था। तो ये हमारा पहला कि अग्नि से उत्पत्ति का सिद्धांत, और इसको हमने देखा। अगर आपको लगा कि ये आपकी जानकारी में ज्ञानवर्धक रहा और ये वीडियो अच्छा रहा, तो आप इसको शेयर करें। और अगर आपको लगा कि ये सही नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। धन्यवाद साथियों।